Today we have to discuss about the topic of national income, and we have to know about how to calculate national income in by income method. So in this method, as we know that we have to compute the amount received by different factors of production like labor, land, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उसके काम के बदले क्या मिलता है उसके आधार पे हम लोग इनकम मेथड में उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि लेबर को क्या मिलेगा, यानी लेबर को उसके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बदले में क्या क्या मिलता है। तो डैट कम्स अंडर द पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो इनकम मेथड के जो कंपोनेंट है उसको बेसिकली 3 कैटेगरी में हम लोग बांट देते हैं, या शॉर्ट में कहें तो इसको हम लोग लिखते हैं COE प्लस OS प्लस MI। तो COE का फुल फॉर्म हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के कुछ सब पार्ट होते हैं, यानी एम्प्लॉय को उसके काम के बदले जो कुछ मिला वो सब उसके इनकम का पार्ट हो गया। तो उसको उसके काम के बदले में क्या मिला, यानी वो जो नौकरी कर रहा है या वो जो प्रोडक्टिव वर्क में लगा हुआ है उसको उसके काम के बदले में क्या मिला, तो he or she will get सैलरी। तो जो उसको सैलरी मिला उसको बोलेंगे वेजेस एंड सैलरी इन कैश। क्या होगा वो, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ एम्प्लॉयर उसको और क्या देता है, रेंट फ्री एकोमोडेशन या कुछ चार्ज लेके भी उसको घर की व्यवस्था वगैरह भी प्रोवाइड करता है। तो उसको हम लोग रखेंगे वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, एम्प्लॉय को उसके काम के बदले कह सकते हो एम्प्लॉयर आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन की व्यवस्था करती है। तो पेंशन भी किसका पार्ट होगा, उसके एम्प्लॉय को उसके काम के बदले मिल रहा है। तो इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स वर्क, मतलब एम्प्लॉयर्स के वर्क के बदले मिल रहा है तो वो उसके सैलरी का ही एक पार्ट होगा। उसके साथ साथ एम्प्लॉय जो है वो रिटायर होता है, तो रिटायर होने के बाद उसको कुछ ग्रेजुटी या कुछ पैसा उसको दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जैसे GPF जनरल प्रोविडेंट फंड या प्रोविडेंट फंड। तो उसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, दैट वो क्यों हो रहा है, वो दैट बिकेम ऑल्सो ड्यू टू द बिकॉज ही और सी इज एन एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, और जहाँ भी वो काम कर रहा है उसके कारण हो रहा है। तो वो भी किसका पार्ट होगा, वो भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट होगा। तो COE का पार्ट क्या क्या हो गया, सैलरी का पार्ट क्या क्या हो गया, एम्प्लॉय को सैलरी का पार्ट में खाली उसके बेसिक सैलरी नहीं होगा, उसके साथ क्या होगा, उसका उसके बदले रेंट फ्री एकोमोडेशन मिला तो उसमें भी तो सरकार का खर्च हो रहा है, तो उसको भी हम लोग उसमें रखेंगे, उसको रखेंगे वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, इसमें रख सकते हैं, ठीक है। फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम एंड द लास्ट वन इज पेंशन। तो ये सब किसका पार्ट हो गया, ये सब हमारा COE का पार्ट हो गया। इसके बाद जो सेकेंड अदर कंपोनेंट ऑफ फैक्टर्स है दैट इज लैंड। उसके बाद हो गया आपका जो पैसा लगाया, मतलब जो कैपिटल लगा हुआ है, जो पूंजी लगा हुआ है, उसके बदले उसको क्या मिलेगा। तो जो जमीन है उसके बदले उसको क्या दिया जाएगा, रेंट या रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या हो गया, एक तरह से ये भी जमीन पे गवर्नमेंट के द्वारा किया गया कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन किया गया टैक्स या रॉयल्टी, ठीक है। साथ साथ जमीन का जो कैपिटल लगा हुआ है, कैपिटल पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। अब रहा अदर पार्ट, तो अब उसके साथ तीसरा है इंटरप्रेन्योर को। तो इंटरप्रेन्योर को उसके रिस्क के बदले, या उसने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया उस पर इतना बड़ा रिस्क ले रहा है, तो उसके बदले उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के भी कुछ सब पार्ट्स हैं। तो प्रॉफिट का वह पार्ट जो वो अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है उसको क्या बोलते हैं नेहा, जो वह पार्ट जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, डिविडेंड। तो प्रॉफिट का एक सब पार्ट क्या हो जाएगा, डिविडेंड। साथ साथ प्रॉफिट का एक पार्ट सरकार को वो टैक्स के रूप में भी पे करना पड़ता है। तो दैट पार्ट्स which pays by the corporate या the entrepreneurs to the government is called corporate tax। उसके साथ लास्ट में उसके पास अब इसके बाद जो पैसा बचा उसको किस में रखेंगे, उसका वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा, या वो ही उसका मेन रिटेन्ड अर्निंग होगा, वो उसका इनकम होगा। तो ये सब किसका पार्ट होगा, ये सब OS का पार्ट है।
और उसके बाद लास्ट में हम लोग रखते हैं एमआई। एमआई मतलब मिक्स्ड इनकम। क्या होगा ये? इसमें किसको रखेंगे? कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क या कुछ अपना मिसलेनियस वर्क जो छोटे मोटे घर पे घरेलू लेवल पे कर रहे हैं या छोटे पैमाने पर कर रहे हैं, जिसकी इनकम को हम लोग इसमें जोड़े नहीं, तो उसको हम लोग फिर एमआई में जोड़ते हैं। तो इस तरह से इन सब को जोड़ेंगे तो इनकम मेथड में हम लोग को क्या मिलेगा? डोमेस्टिक इनकम मिलेगा, और जिसको हम लोग बोलते हैं एनडीपी एफसी। और जब नेशनल इनकम कैलकुलेशन की बारी आती है तो हम लोग क्या कैलकुलेशन करते हैं? नेशनल इनकम में एनआई कैलकुलेट करना होता है, तो हम लोग को निकालना होता है एनएनपी एट एफसी। तो यहाँ पे अब डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम के लिए हम लोग को यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दोनों में जब कंपेयर करते हैं तो पहला तो दोनों में सेम है, सेकंड डोमेस्टिक है और यहाँ नेशनल है। तो यहाँ जब डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करना होता है या डोमेस्टिक से नेशनल हम लोग को जाना होगा, हम लोग को क्या करना पड़ेगा? प्लस NFIA, यानी यहाँ जो वैल्यू आएगा इसमें प्लस NFIA हम लोग करेंगे। तो हम लोग को चूंकि यहाँ फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ फैक्टर कॉस्ट है, तो हम लोग को ये NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। तो इस तरह से ये एक बेसिक मेथड है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का। ठीक है।